हेलो एवरीवन। सो मनोरमा इंडस्ट्रीज के Q1 के रिजल्ट आए हैं, उसी पे डिस्कशन करेंगे एंड आगे का आउटलुक समझेंगे इस बिजनेस का। तो लास्ट क्वार्टर से इसको हमने ट्रैक करना स्टार्ट किया था। क्या रीजन था? सबसे बड़ा रीजन था कि पूरा FMCG स्पेस अगर आप देखोगे तो मोस्टली कंपनीज जो हैं या तो वो वॉल्यूम ग्रोथ के लिए स्ट्रगल कर रही हैं, या मार्जिन के लिए स्ट्रगल कर रही हैं, या वैल्यू ग्रोथ के लिए स्ट्रगल कर रही हैं, या फिर तीनों चीजों पे कंपनीज का चैलेंज चल रहा है। वहीं वहीं अगर आप मनोरमा इंडस्ट्री को देखोगे तो ग्रोथ का ट्रैक रिकॉर्ड इनका काफी कंसिस्टेंट है। इससे भी ज्यादा ग्रोथ का ट्रैक रिकॉर्ड तो हम देखते ही हैं, कंपनीज का मार्जिन का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, ROE का प्रोफाइल देखते हैं, ये सारी चीजें तो हम देखते हैं। इस कंपनी का कैपेक्स का ग्रोथ कैगर अगर आप देखोगे लास्ट 3 इयर्स का, तो 22-23% पे इस कंपनी का कैपेक्स ग्रो किया है। यानी हर साल अपनी कैपेसिटी को कंपनी 22-23% के कैगर से ग्रो करती आ रही है। और जब भी किसी भी बिजनेस में अगर आप ये चीज देखोगे तो उसका क्लियर इंडिकेशन है कि मैनेजमेंट अपनी प्रोडक्ट की डिमांड को लेकर के काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है, एटलीस्ट नियर फ्यूचर में। और डिमांड स्ट्रांग रही, जिसकी वजह से आप देखोगे कि पैड ग्रोथ कंपनी का ऑलमोस्ट 40% पे ग्रो किया है लास्ट 3 इयर्स के अंदर। प्रॉफिट में मल्टीफोल्ड ग्रोथ देखने को मिली है, मार्जिन में सुपर एक्सपेंशन है। सो ओवरऑल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है कंपनी का। लास्ट ईयर भी कंपनी ने गाइडेंस दिया था ग्रोथ का 60-62% के आसपास का, ऑलमोस्ट 70% का ग्रोथ रिपोर्ट किया इन्होंने। मार्जिन में अच्छा एक्सपेंशन दिखा। पैट कंपनी का ऑलमोस्ट 3x हो गया YOY लेवल पे। तो बहुत सॉलिड नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट करे पूरे FY25 में। अब मनोरमा इंडस्ट्रीज का अगर हम बिजनेस मॉडल देखें कि क्या बिजनेस मॉडल है बेसिकली कंपनी का, सो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे तो मनोरमा इंडस्ट्री स्पेशलिटी फैट्स एंड बटर्स बनाती है। अब स्पेशलिटी फैट्स एंड बटर्स क्या होते हैं? जो आपका टिपिकल पाम ऑयल जो होता है वैसा नहीं, जो जेनरिक प्रोडक्ट्स में यूज होता है। स्पेशलिटी फैट्स और बटर जो है वो आपका एक तरीके का प्रीमियम फैट है, और नीश इंडस्ट्रीज में इसको यूज किया जाता है। जैसे आपका चॉकलेट हो गया, कन्फेक्शनरी हो गया, आपके कॉस्मेटिक जो प्रोडक्ट्स होते हैं, पर्सनल केयर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, थोड़ा बहुत फार्मा इंडस्ट्री के अंदर भी इसका यूजेज है। तो इन नीश इंडस्ट्रीज के अंदर ये स्पेशलिटी फैट्स और बटर का यूज किया जाता है। अब आगे मॉडल क्या है, ये सारी चीजें समझने से पहले सबसे पहले हम इसका क्लाइंट बेस देखते हैं। बिकॉज उससे हमको आइडिया लगेगा कि जो इनका क्लाइंट है वो एक तो वो किस लेवल का है, कितने बड़े क्लाइंट्स हैं, और इस कंपनी के पास में स्कोप आगे कितना बड़ा है, कितना बड़ा ये बिजनेस आगे चल के बन सकता है। तो अगर आप इनका क्लाइंट बेस देखोगे, सो ये है मनोरमा इंडस्ट्रीज का क्लाइंट बेस। वर्ल्ड के जितने भी बड़ी कंज्यूमर कंपनीज हैं, या आपकी जो कॉस्मेटिक कंपनीज हैं, पर्सनल केयर कंपनीज हैं, मोस्टली सारी कंपनीज जो हैं वो मनोरमा इंडस्ट्रीज की एक तरीके से क्लाइंट है। ये देख करके एज एन एनालिस्ट या एज एन इन्वेस्टर, मैं अगर इस बिजनेस को अभी स्टडी करना स्टार्ट कर रहा हूं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस तो मुझे ये स्लाइड देखकर ही आ जाएगा। क्यों? बिकॉज अगर आप इन कंपनीज का प्रोफाइल देखो, मार्स है, नेस्ले है, मॉन्डेलेज है, फोरेरो है, लॉरियल है, ये सारी वर्ल्ड की टॉप कंज्यूमर कंपनीज है। मतलब हर एक कंट्री में इनकी प्रेजेंस है, बहुत बड़ा कंज्यूमर रीच है। तो अगर इतनी बड़ी कंपनीज मनोरमा इंडस्ट्री से अपने प्रोडक्ट की सोर्सिंग कर रही है, रॉ मटेरियल सोर्स कर रहे हैं, वो उसको अपने प्रोडक्ट के अंदर यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्लियर है कि उन्होंने बैक टेस्टिंग वगैरह, प्रोडक्ट की क्वालिटी, कंपनी की क्वालिटी, इनकी सर्विस क्वालिटी, इन सबका अच्छे से टेस्ट किया होगा। और उन सारी चीजों पे ये कंपनी कॉन्फिडेंस होगी, तभी वो उनके साथ में डील कर रहे हैं, ये सारी बड़ी कंपनीज। तो ये देख करके इनिशियल स्क्रीनिंग जो होती है किसी भी बिजनेस की, वो एक तरीके से टिक हो जाती है इस बिजनेस की। तो यही यही मैं काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करने लग जाऊंगा इस बिजनेस को देख करके। सो क्लाइंट बेस काफी स्ट्रांग है इस कंपनी का। अब पॉइंट आता है कि ठीक है, आप स्पेशलिटी फैट्स बटर बनाते हो, बट एग्जैक्टली क्या प्रोडक्ट है कंपनी का, प्रोफाइल क्या है? सो मनोरमा इंडस्ट्रीज जो है, इनके फाउंडर मिस्टर आशीष सरफ है। 2005 में इन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। मनोरमा इनकी मदर का नेम है, उन्हीं के नेम के ऊपर इन्होंने कंपनी का नाम रखा था। अब ये जो है, ये एग्जॉटिक सीड्स का सोर्सिंग, प्रोक्योरिंग वगैरह करके फिर अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में उसका मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, उसको फॉलो करने के बाद एंड प्रोडक्ट बनाते हैं। वो होता है आपका कोकोआ बटर इक्विवेलेंट, मतलब एग्जैक्ट कोको बटर नहीं, कोकोआ बटर इक्विवेलेंट। अब वैसे जनरली अगर आप देखोगे तो इस बिजनेस को कंसीडर किया जाता है कि क्योंकि कोकोआ बटर के प्राइसेस इतने ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं रिसेंट टाइम में, सिर्फ उस वजह से इस बिजनेस का ग्रोथ आया है। लेकिन मैनेजमेंट ने ऑलमोस्ट हर एक कॉन कॉल में इनकी मैनेजमेंट का ये कमेंट्री रहा है कि कोकोआ बटर के प्राइसेस से हमारे हमारे बिजनेस का डायरेक्ट कोई को रिलेशन नहीं है, या कोकोआ बटर इक्विवेलेंट के यूजेस का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। बिकॉज कोकोआ बटर इक्विवेलेंट के अपने बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट्स हैं, जिसकी वजह से अलग अलग इंडस्ट्रीज में जो ये बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं आज के टाइम पे उसका यूज कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं।
एक तो सबसे बड़ा यूज केस है कि किसी भी प्रोडक्ट की वो शेल्फ लाइफ को इंक्रीज कर देता है। फॉर एग्जांपल चॉकलेट हो या आपका कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स जो हैं, फूड आइटम्स जो हैं, उनकी शेल्फ लाइफ को वो काफी ज्यादा इंक्रीज कर देता है, जो उन कंपनीज के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। आपका बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेट भी होता है, उसमें भी वो मेक श्योर करता है कि जो आपका चॉकलेट है या ये जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं वो इजिली मेल्ट ना हो। और ये सेम आपका अप्लाई होता है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के साथ में भी। तो ये सारे एडिशनल बेनिफिट्स भी वो प्रोवाइड करता है इनके प्रोडक्ट्स के अंदर, जिसकी वजह से ये कंपनीज उसको एक्सेप्ट कर रही हैं। और ये सेम प्रॉपर्टीज रखते हुए कोकोआ बटर, मतलब जो ओरिजिनल कोकोआ बटर है, उसके कंपैरिजन में 20 से 25% के प्राइसेस पे ये अवेलेबल होता है कोकोआ बटर इक्विवेलेंट। तो एक तो आपको प्राइस वैल्यू भी दे रहा है, साथ में दूसरे प्रोडक्ट को एनहांस भी कर रहा है एक तरीके से। तो इसीलिए इसका यूजेस काफी ज्यादा बढ़ रहा है अभी रिसेंट टाइम में, और मैनेजमेंट इसलिए अपने ग्रोथ वगैरह को लेकर के काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है, और इसीलिए ये कांस्टेंट कैपेक्स करते जा रहे हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि कंपनी ये कोकोआ बटर बनाती कैसे है, किस तरीके से इसका इसका प्रोक्योरिंग, सोर्सिंग और मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होता है। तो सबसे पहले कंपनी क्या करती है, एक्सोटिक सीड्स की प्रोक्योरिंग करती है। कौन से सीड्स होते हैं, आपका होता है साल सीड्स होता है, मैंगो सीड्स होता है, शिया सीड्स होता है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के सीड्स कंपनी यूज करती है। तो जैसे इन्होंने अपने पीपीटी में भी मेंशन किया हुआ है। अगर आप ये वाला स्लाइड देखोगे तो ये सारे सीड्स हैं जो मनोरमा इंडस्ट्रीज अपने अपने बिजनेस में यूज करता है कोकोआ बटर बनाने के लिए, कोकोआ बटर इक्विवेलेंट बनाने के लिए। इनमें से ये जो सारे सीड्स हैं ये सब इंडिया में अवेलेबल है, और ये जो शिया सीड्स है ये आपका वेस्ट अफ्रीका के अंदर अवेलेबल है। तो इसीलिए इन्होंने एक अपनी सब्सिडरी बनाई है अफ्रीका के अंदर, जो मनोरमा के लिए शिया सीड्स की प्रोक्योरिंग करती है और उनको इंडिया में सप्लाई करती है। इसके सीजन कौन से रहते हैं, तो इंडिया में जितने भी सीड्स अवेलेबल है आप देखोगे मेनली मई से लेकर के अगस्त के मंथ में ये अवेलेबल होते हैं, इनका सीजन होता है। और ये जो शिया सीड्स है अफ्रीका वाला, ये आपका जुलाई से लेकर के फरवरी और मार्च के टाइम पे अवेलेबल होता है। ये इनका अवेलेबिलिटी वाला सीजन है। कौन से सीड्स हैं, ये सारे सीड्स हैं, कहां पे अवेलेबल है वो भी देख लिया हमने, और किस सीजन में अवेलेबल होते हैं ये भी हमने देख लिया। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका इसमें काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि कंपनी उन सीड्स की सोर्सिंग कैसे करती है, प्रोक्योरिंग कैसे करती है, क्या खुद जाके वहां पे लेती है। एक इनका आप मोट बोल सकते हो या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बोल सकते हो। इस कंपनी का काफी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है ट्राइबल्स के साथ में। मैनेजमेंट का कहना है कि मतलब 15-20 ईयर से हमने ये नेटवर्क बनाया है, और एक हमको ये इंडस्ट्री के अंदर एक बहुत बड़ा एज देता है। और इसी वजह से ऐसा नहीं कि इस इंडस्ट्री में कल को किसी बड़े प्लेयर ने एक बड़ा कैपेक्स किया और एकदम से उसका बिजनेस स्केल अप होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उन ट्राइबल्स के साथ में आपको फेथ डेवलप करने में, बिलीव डेवलप करने में, रिलेशनशिप डेवलप करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, जो इस कंपनी ने लास्ट 15-20 ईयर्स के अंदर किया है, इंडिया में भी और वेस्ट अफ्रीका के अंदर भी। इंडिया में जैसे ये सारे जो सीट्स हैं ये आपके एमपी में, वेस्ट बंगाल में, झारखंड में और छत्तीसगढ़ में, इन सारे स्टेट्स के अंदर अवेलेबल होते हैं। तो इस कंपनी ने उस एरिया के जो ट्राइबल्स हैं उनके साथ में काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, एक बॉन्ड डेवलप किया हुआ है ओवर द इयर्स, और वो इनके बिहाफ पे ये सारे जो सीड्स हैं उसको कलेक्ट करते हैं और इनको इनको प्रोवाइड करते हैं। अब अगर आप इनका पेमेंट वाला जो पार्ट है उसको बाद में डिस्कस करते हैं। सेम कंपनी वेस्टर्न अफ्रीका के अंदर भी करती है, ट्राइबल्स वगैरह के साथ में नेटवर्क है, वो इनको हेल्प करता है और वहां से ये सोर्सिंग, प्रोक्योरिंग वगैरह का काम करते हैं। देन आपका नेक्स्ट आता है कि ये जितने भी सीड्स हैं ये आपके सीजन पे डिपेंड करते हैं, नेचर पे डिपेंड करते हैं। तो क्या इसमें कोई बहुत बड़ा रिस्क है इनकी अवेलेबिलिटी को लेकर के? अगर आप साल सीड्स की बात करोगे जो इंडिया में अवेलेबल होता है, तो एनुअली जो इसका प्रोडक्शन है वो 16 लाख के आसपास होता है। मनोरमा इंडस्ट्रीज जो है वो अपने बिजनेस में 80,000 से 1 लाख के बीच में यूज करती है एनुअली। तो मतलब अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है, इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो काफी कम है, तो यहाँ पे इसका कोई रिस्क नहीं है। सेम जो शिया सीड्स कंपनी वेस्ट अफ्रीका से सोर्स करती है, उसकी एनुअल जो प्रोडक्शन है वो 17 लाख समथिंग के आसपास है, और जो इनकी रिक्वायरमेंट होती है एनुअली वो 40,000 से 80,000 के बीच में होती है। तो मतलब वहां पे भी इनकी रिक्वायरमेंट कम है और अवेलेबिलिटी काफी ज्यादा है। तो एक चीज हमको समझ में आ गया कि रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी को लेकर के कोई बहुत मेजर रिस्क नहीं है, अनलेस कुछ बहुत बड़ा नेचुरली कुछ खराब चीजें हो जाए तो एक अलग केस है। अदरवाइज अगर हम देखें इन जनरल, तो रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी को लेकर के रिस्क जो है वो काफी कम है इनके बिजनेस के अंदर। देन अगला पॉइंट आता है आपका पेमेंट स्ट्रक्चर का, कि ये कंपनी इन ट्राइबल्स को पे कैसे करती है। इनका इंडिया की अगर हम बात करें तो जैसे आपका वो ग्राम पंचायत वगैरह होता है, तो कंपनी उनको डायरेक्ट उनके बैंक में ट्रांसफर करती है, और वो ग्राम पंचायत जो है फिर वो मेक श्योर करते हैं कि इन ट्राइबल्स को उनका फेयर प्राइस मिले। वेस्ट अफ्रीका के अंदर भी ऐसे ही होता है, जो उनके जो चीफ होते हैं उनकी कम्युनिटी के, कंपनी उनको पे करती है और फिर वो आगे ट्राइबल्स को पे करते हैं।
और उसके बाद आपका अगला अगला पॉइंट आता है कि इसकी प्राइसिंग कैसे डिसाइड होती है। तो इंडिया में हमारी जो गवर्नमेंट है और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो मेक श्योर करता है कि ट्राइबल कम्युनिटी का जो भी वो हार्डवर्क वगैरह है उनको पूरा फेयर प्राइस मिलना चाहिए। इसीलिए यहाँ एमएसपी के बेसिस पे प्राइसेस फिक्स डिसाइड होता है, मतलब जो आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसके बेसिस पे प्राइसेस फिक्स होते हैं। और वेस्ट अफ्रीका की अगर हम बात करें तो वहां पे स्पॉट प्राइस चलता है, यानी जिस दिन भी आपको प्रोक्योरिंग परचेजिंग वगैरह करना है आप मार्केट में जाते हो, थोड़ा बहुत नेगोशिएट करते हो और उसको प्रोक्योर कर लेते हो, परचेज कर लेते हो। तो ये पूरा इनका रॉ मटेरियल वाला पार्ट है। देन रॉ मटेरियल के बाद आपका आपका अगला पार्ट आता है कि अब उसको ये सोर्स कैसे करते हैं। तो आई मीन सोर्सिंग तो हो गई इंडिया में, तो चलो यहीं पे अवेलेबल है। फिर इनका रायपुर के अंदर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, वहां पे कंपनी उसको लेकर के आती है और आगे का स्टेप फॉलो करती है। जो वेस्टर्न अफ्रीका वाला है वो इनका विशाखापट्टनम में पोर्ट के ऊपर आता है और फिर वहां से इनके रायपुर की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में जाता है। देन आगे के जो स्टेजेस हैं उसको कंपनी फॉलो करती है। अब मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आने के बाद कंपनी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू इसकी प्रोसेसिंग करती है और एंड में इनका जाके वो कोकोआ बटर इक्विवेलेंट बनता है। तो क्या डिफरेंट स्टेजेस हैं? सो ये वाला स्लाइड अगर आप देखोगे तो सबसे पहला स्टेप आता है आपका कोकोआ बटर बनाने के लिए कि आप वो जो सीड आपने कलेक्ट किया है उसको आप क्रश करोगे। क्रश करने से क्या होगा, आपका जो ऑयल है उसको आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो बेसिकली। तो पहले स्टेप में आप ऑयल एक्सट्रैक्शन करते हो। दूसरा स्टेप होता है आपका सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का। बेसिकली इसमें भी जो सीड के अंदर रिमेनिंग ऑयल होता है उसको आप एक्सट्रैक्ट करते हो, बिकॉज ये क्रशिंग वाले स्टेप से मैक्सिमम आप 70-80% ही ऑयल एक्सट्रैक्ट कर पाते हो सीड के अंदर। फिर आप ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन फॉलो करते हो जिससे आपका 97 से 98% तक जो ऑयल होता है उस सीड के अंदर उसको आप टोटली एक्सट्रैक्ट कर लेते हो। देन आपका थर्ड प्रोसेस आता है रिफाइनरी का, जिसमें वो जो क्रूड ऑयल है, जो ऑयल आपने टोटली एक्सट्रैक्ट किया है उसको आप रिफाइन करते हो, प्योर करते हो, क्लियर करते हो। इसके बाद में एक और प्रोसेस होता है जहां पे उस ऑयल की जो स्मेल होती है उसको आप ठीक करते हो। और फिर जाके आपका लास्ट स्टेप आता है ये फ्रैक्शनेशन का। फ्रैक्शनेशन प्रोसेस को आप बेसिकली सेपरेशन प्रोसेस भी बोल सकते हो, बिकॉज इसमें आप उस ऑयल को, उस बटर को एक सर्टेन टेम्परेचर पे हीट करते हो और फिर वो दो पार्ट्स में सेपरेट हो जाता है। पहला तो होता है आपका ऑलिन, जो ऊपर का पार्ट होता है लिक्विड वाला। ये आपका यूज होता है आपका कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज के अंदर, बॉडी लोशन वगैरह हो गया, सोप वगैरह हो गया, पर्सनल केयर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें आपका ये वाला पार्ट यूज होता है। दूसरा होता है आपका स्टीयरिन, जिसको आगे चल के आप ब्लेंड करते हो पाम मिड फ्रैक्शन के साथ में और फिर आपका कोकोआ बटर इक्विवेलेंट बनता है। अब ये पाम मिड फ्रैक्शन क्या होता है? तो सेम जैसे ये साल सीड और ये शिया सीड वगैरह का प्रोसेस होता है, वैसे ही प्रोसेस पाम ऑयल बनाने के लिए आपका वो जो पाम फ्रूट होता है उसका भी सेम प्रोसेस होता है। लेकिन उसका भी वो जो फ्रैक्शनेशन वाला जो प्रोसेस चलता है पाम ऑयल निकालने के लिए, तो सेम उसमें भी आपके दो बनते हैं, एक तो ऑलिन बनता है, एक स्टेरिन बनता है। और जो बीच का पार्ट होता है वो होता है आपका पाम मिड फ्रैक्शन। इसका जो स्ट्रक्चर है वो सेमी सॉलिड होता है। स्टेरिन जो है वो आपका सॉलिड है, ऑलिन जो है वो आपका लिक्विड है, और ये जो है पाम मिड फ्रैक्शन ये आपका सेमी सॉलिड होता है। तो इसमें बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो ओरिजिनल कोकोआ बटर में होती है। मतलब ओरिजिनल कोकोआ बटर अगर किसी प्रोडक्ट में हो और उसको जब आप टेस्ट कर रहे हो अपने माउथ में, तब जो फील आता है आपको एज अ कंज्यूमर, वो सेम प्रॉपर्टीज जो है वो पाम मिड फ्रैक्शन में होता है। इसीलिए कोकोआ बटर इक्विवेलेंट बनाने के लिए इसका ब्लेंडिंग स्टीयरिन के साथ में एक तरीके से मैंडेटरी होता है। तो इसको आप इसके साथ में ब्लेंड करते हो और फिर आपका एंड ये कोकोआ बटर इक्विवेलेंट बनता है और फिर जाके आप वो अपने क्लाइंट्स को सप्लाई करते हो, जो चॉकलेट्स, कन्फेक्शनरी और बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है। तो ये पूरा प्रोसेसिंग वाला पार्ट होता है कोकोआ बटर इक्विवेलेंट बनाने का। हमने रॉ मटेरियल सोर्सिंग से लेकर के, प्रोक्योरिंग से लेकर के, पेमेंट कैसे होता है, प्राइस कैसे डिस्कस होता है, ये बनता कहता है कैसे है, क्या क्या स्टेजेस है, ये सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं। मतलब पूरा बिजनेस मॉडल ओवरऑल हमने इसका कवर कर लिया है। अब बात करते हैं हमारा एक्सपेक्टेशन क्या था इस कंपनी से कि FY26 में या Q1 में किस तरीके के नंबर्स हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बेसिकली। इनका लास्ट क्वार्टर में हमने डिस्कस किया था कि इनका गाइडेंस क्या है FY26 के लिए, कि 1050 करोड़ का हम रेवेन्यू टारगेट कर रहे हैं इन FY26। लास्ट ईयर कितना किया था? 771 करोड़। अब इन्होंने गाइडेंस में तो बोला था 1050 प्लस, बट ऑन अ कंजर्वेटिव साइड हम 1050 अज्यूम करके चलेंगे। तो 771 करोड़ के बेस के ऊपर अगर कंपनी 1050 करोड़ का रेवेन्यू कर रही है तो इसका मतलब वाई ग्रोथ का टारगेट कितना हो गया? 36% का। तो ये इनका ग्रोथ गाइडेंस था FY26 के लिए। देन मार्जिन की अगर हम बात करें तो वैसे तो बहुत सारे स्कोप हैं, हमने डिस्कस किए थे इस कंपनी में कि मार्जिन का बढ़ने का चांस काफी ज्यादा है। सबसे पहला तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। इस कंपनी ने लास्ट ईयर सेकंड क्वार्टर के अंदर एक नया कैपेसिटी ऐड किया था। जो फ्रैक्शनेशन का प्रोसेस होता है ना,
उसके उसकी पहली कैपेसिटी इनके पास 15,000 की थी। तो Q2 में इनकी एक नई कैपेसिटी कमर्शियलाइज हुई 25,000 की, तो टोटल कैपेसिटी हो गई कंपनी की 40,000 की फ्रैक्शनेशन वाले प्रोसेस के लिए। सो उसका यूटिलाइजेशन इस साल बढ़ना था, ऑलमोस्ट 20-30% उसका यूटिलाइजेशन बढ़ने का एक्सपेक्टेशन था, ये मैनेजमेंट ने खुद बोला था। तो अगर उसका यूटिलाइजेशन बढ़ेगा तो मेरा मार्जिन इंप्रूव होगा। दूसरा स्कोप था मार्जिन बढ़ने का, जो कोकोआ बटर इनका प्रोडक्ट है उसका रेवेन्यू में शेयर इंक्रीज होगा। लास्ट ईयर अराउंड वो 30% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा था, मैनेजमेंट ने बोला था कि ये 50% तक जाएगा FY26 में। तो 30 से 50 यानी कि हाई मार्जिन वाला जो प्रोडक्ट है उसका उसका सेल्स में शेयर इंक्रीज हो जाएगा, तो उससे भी मेरा मार्जिन इंक्रीज होगा। तो ये दो बड़े लीवर्स थे इस कंपनी के पास में मार्जिन इंप्रूवमेंट के। लेकिन मैनेजमेंट ने गाइडेंस बिल्कुल नहीं दिया। उनको बार बार पूछा गया कि क्या मार्जिन बढ़ेगा, मार्जिन घटेगा या मार्जिन सस्टेन रहेंगे। तीनों क्वेश्चन का एक ही आंसर था मैनेजमेंट के पास में कि हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन प्रोफाइल हमारा चल रहा है उसको हम मेंटेन रखें, या स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी हम डिलीवर करें अपने शेयर होल्डर के लिए। सो अब स्ट्रॉन्ग मार्जिन का आप क्या डेफिनेशन निकालोगे? 25% का मार्जिन 30% भी हो सकता है या 20% भी हो सकता है, तो उसका कुछ एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है। वहां पे हमने अज्यूम किया था कि 25% के आसपास ही अगर कंपनी बिट्टा करेगी तो वो भी एक बेस्ट केस सिनेरियो होगा। अब अगर हम इनका Q1 का रिजल्ट देखें सबसे पहले कि नंबर्स ओवरऑल इन्होंने रिपोर्ट कैसा किया है। अगर आप Q1 का रेवेन्यू का नंबर देखोगे कंपनी का, तो YOY लेवल पे 117% की ग्रोथ है। अब ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेशन था मेरा 36%, इन्होंने डिलीवर कितना किया? 117%। तो क्या ये नंबर आउटस्टैंडिंग नंबर है, एक्सेप्शनल नंबर्स हैं? देखने में बिल्कुल लग रहा है लेकिन एक्चुअली में नहीं है। मुझे ये बिल्कुल बहुत आउटस्टैंडिंग नंबर्स नहीं लग रहे हैं, अच्छे नंबर्स हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि बहुत ही ज्यादा अच्छे नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट करे हैं। उसका रीजन क्या है ये भी हम डिस्कस करेंगे। ग्रॉस मार्जिन और इबिटा मार्जिन दोनों में आप देखोगे तो काफी स्ट्रॉन्ग एक्सपेंशन है, और इसका सिंपल सा रीजन समझ में आता है कि वो जो दो लीवर्स हमने डिस्कस किए, प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है, साथ में आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है, तो उन दोनों रीजंस की वजह से कंपनी के मार्जिन जो है वो YOY लेवल पे इंप्रूव हुए हैं, बिट्टा मार्जिन भी एंड आपका ग्रॉस मार्जिन भी। बाकी आपका डेप्रिसिएशन फाइनेंस कॉस्ट इंक्रीज जरूर हुआ है, बट अगेन ओवरऑल रेवेन्यू इतनी तेजी से ग्रो कर गया है, मार्जिन में सुपर एक्सपेंशन है, जिसकी वजह से बॉटम लाइन अगर आप देखोगे कंपनी का तो ऑलमोस्ट 4 टाइम ग्रो कर गया है। ये 14 करोड़ के आसपास का पैट था कंपनी का लास्ट ईयर Q1 में, इस बार आप देखोगे तो लगभग 51-52 करोड़ का पैट इन्होंने रिपोर्ट किया है इन Q1 ऑफ FY26। तो स्पेसिफिकली अगर मैं मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी के एंगल से बोलूं तो ये बहुत सुपर स्ट्रॉन्ग नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट करे हैं। देन लास्ट ईयर वगैरह के नंबर्स तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे। इनका बैलेंस शीट अगर आप देखोगे तो एक चीज आपको थोड़ा सा यहाँ पे रिस्की लगेगा, डेंजर लगेगा, इन्वेंट्री का नंबर। ये लास्ट ईयर की बैलेंस शीट है कंपनी का। YOY इन्वेंट्री अगर आप देखोगे तो बहुत हाई नंबर से इंक्रीज हुआ है, ये ऑलमोस्ट 549 करोड़ का इनके पास में इन्वेंट्री था। लेकिन इसका क्लैरिफिकेशन मैनेजमेंट ने दिया था। मैनेजमेंट का कहना है कि आप ये जो हाई इन्वेंट्री का नंबर देख रहे हो ये आपको इतना हाई या रिस्की इसलिए लग रहा है बिकॉज आप इसको कंपेयर कर रहे हो लास्ट ईयर के रेवेन्यू से, जबकि अगर कोई एक बिजनेस इन्वेंट्री बिल्ड करता है तो वो नेक्स्ट ईयर के यानी रेवेन्यू में वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या डिमांड एक्सपेक्ट कर रहा है, उसके बेसिस पे वो इन्वेंट्री बिल्ड करता है। तो इस साल का इनका रेवेन्यू गाइडेंस 1050 करोड़ से ज्यादा का था, इसलिए कंपनी ने 549 करोड़ का या इतना हाई इन्वेंट्री जो है वो बिल्ड करके रखा था। दूसरा Q1 में और जिस तरीके से इनके नंबर्स आए हैं उसको देख के बहुत ज्यादा रिस्क लगता भी नहीं है, इसमें से काफी पार्ट जो है वो कंपनी ने लिक्विडेट कर लिया होगा Q1 के अंदर ही। और दूसरा एक और एंगल अगर आप देखो तो इनका बिजनेस मॉडल ही इस तरीके का है, बिकॉज ये सारे सीड्स जो हैं हमने वही डिस्कस किया, ये सीजनल सीड्स हैं, ये सीजन में अवेलेबल होते हैं, बट आपको अपने क्लाइंट को जो प्रोडक्ट डिलीवर करना है वो तो टाइम पे डिलीवर करना है। तो इसीलिए इस कंपनी को जो ये सीड्स वगैरह हैं ये एडवांस में स्टोर करके रखना है, तो वर्किंग कैपिटल थोड़ा सा इनका हाई होता है, ये बिजनेस मॉडल ही थोड़ा इस तरीके का है। तो ये पूरे ओवरऑल रिजल्ट वगैरह नंबर वगैरह हैं कंपनी के, अच्छे नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट करे हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है रेवेन्यू वाला, तो 117% का ग्रोथ अच्छा नंबर है, लेकिन मैं इसको क्यों एक्सेप्शनल नहीं बोल रहा या आउटस्टैंडिंग नहीं बोल रहा, बिकॉज मुझे कॉमन सेंस लगाना है। लास्ट ईयर Q1 में इस कंपनी की कैपेसिटी कितनी थी? 15,000 की, और अभी Q1 में कितनी कैपेसिटी है? 40,000 की। तो YOY मेरा जो बेस है वो ऑलमोस्ट वो ही काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है। इनफैक्ट मुझे और कुछ नहीं करना है, लास्ट ईयर के Q1 के नंबर को जहां पे 15,000 की कैपेसिटी थी, अगर मैं सिर्फ Q4 से कंपेयर करूं, पिछले साल का Q1 इन कंपैरिजन टू Q4, तो उसी में आप ग्रोथ देखोगे तो ऑलमोस्ट आपका 75% के आसपास का ग्रोथ दिखता है, बिकॉज Q1 का रेवेन्यू था लास्ट ईयर इनका 133 करोड़, और Q4 का रेवेन्यू इनका अभी जो लास्ट क्वार्टर था 233 करोड़ के आसपास था।
और जनरली अगर आप देखोगे, हिस्टोरिकली देखोगे, इस कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो रेवेन्यू रहता है Q4 से Q1 में, वो 10 to 11% का ग्रोथ उसमें देखने को मिलता है। तो अगर मैं कंजर्वेटिव एस्टिमेट लेके चलता कि इस कंपनी का इस बार Q1 में Q4 के कंपैरिजन में जीरो ग्रोथ आएगा, रेवेन्यू फ्लैट रहेगा, 233 करोड़ Q4 में, 233 करोड़ Q1 में, स्टिल लास्ट ईयर के Q1 के कंपैरिजन में वो 75% का ग्रोथ तो फिर भी आना था, क्योंकि लास्ट ईयर बेस ही बहुत छोटा था, आपके पास में वो कैपेसिटी नहीं थी एक्स्ट्रा 25,000 की। तो 75-76% का ग्रोथ तो वैसे ही एक्सपेक्टेड था मेरे से, मुझे इस बिजनेस से Q1 के अंदर, बिकॉज ऑफ लो बेस इफेक्ट। तो मुझे ये चीज फैक्टर इन करना पड़ेगा, वरना क्या होगा कि मैं जो एस्टिमेट लूंगा आगे वो बहुत ओवर एग्रेसिव ले लूंगा। आई एम नॉट सेइंग कि नंबर खराब है, नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन मैं इसको बहुत आउटस्टैंडिंग नंबर्स नहीं बना सकता, क्योंकि फिर एज एन इन्वेस्टर या एज एन एनालिस्ट मैं जो एजम्पशन लूंगा या जो मैं एस्टिमेट करूंगा इसके आने वाले क्वार्टर्स के नंबर्स को, वो ज्यादा ओवर एग्रेसिव ले लूंगा, और फिर अगर थोड़ा सा भी नंबर नीचे की तरफ आया तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड काफी खराब हो सकता है। ऑन द अदर साइड अगर आप देखोगे, मैं एस्टिमेट थोड़ा सा कंजर्वेटिव लेता हूं और नंबर्स ने मुझे पॉजिटिव साइड पे सरप्राइज किया, तो मेरे लिए अच्छा है, बिकॉज स्टॉक का अपसाइड मिलेगा मुझे। तो मुझे हमेशा जो एस्टिमेट है वो एक्सट्रीम कंजर्वेटिव या कंजर्वेटिव के आसपास होके लेना है। तो इसीलिए नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन मैं इसको बहुत सुपर आउटस्टैंडिंग नंबर्स नहीं बोल सकता। अच्छे क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि लो बेस इफेक्ट तो है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप ग्रोथ देखो, जो कि हिस्टोरिकली 10-11% रहता है इस बिजनेस का, वो 25 से 26-27% के आसपास आया इस क्वार्टर में। लास्ट क्वार्टर 233 करोड़ था Q4 में, इस बार 290 करोड़ का रेवेन्यू उन्होंने रिपोर्ट किया है। सो इवन दो आपका लो बेस इफेक्ट है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ तो सॉलिड है, इसीलिए मैं ये बोल रहा हूं कि नंबर्स अच्छे हैं कंपनी के। दूसरा पॉइंट एक और अगर हम देखें तो Q1 इस कंपनी का सीजनली जो है वो वीक होता है। जनरली एक फाइनेंशियल ईयर का जो 20% या 21% जो रेवेन्यू है वो कंपनी Q1 के अंदर करती है पूरे साल का। तो इस साल अगर हम ये मान के चले इनका पूरे साल का टारगेट है 1050 करोड़, तो कंपनी ने उसके कंपैरिजन में Q1 के अंदर 27-28% का रेवेन्यू कर दिया है। तो उस एंगल से भी अगर हम देखें तो Q1 कंपनी का एक्चुअली में अच्छा आया है। अब मुझे जो चीज बहुत ज्यादा इंप्रेस करी है वो है कंपनी के मार्जिन प्रोफाइल। इबिटा मार्जिन कंपनी के इंप्रूव हुए हैं, उसके स्कोप थे, लेकिन मैनेजमेंट ने एग्जैक्ट गाइडेंस नहीं दिया था। और इससे एक और चीज प्रूव होती है कि ये मैनेजमेंट जो है वो थोड़ा सा ट्रस्ट वर्दी है। छोटी कंपनी है हालांकि अभी, लेकिन मैनेजमेंट ट्रस्ट वर्दी है, बिकॉज ये दूसरा तीसरा ऐसा 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 टाइम है जहां पे मैनेजमेंट ने गाइडेंस बहुत कंजर्वेटिव दिया, लेकिन मार्जिन में हमको बहुत अच्छा एक्सपेंशन देखने को मिला। इससे पहले इनका इबिटा मार्जिन का गाइडेंस था 18-20%। उनका कहना था 18-20% के आसपास एक्सपेक्ट करना चाहिए, लेकिन वहां से अगर आप देखोगे तो कंसिस्टेंटली लास्ट 3-4 क्वार्टर से इबिटा मार्जिन 23, 25 देन 27% और फिर से इस क्वार्टर में 27%। तो इसका मतलब कंजर्वेटिव गाइडेंस देते हैं ये और उसके बाद आउट परफॉर्म करते हैं। तो ऐसे ही मैनेजमेंट हमको ज्यादा चाहिए एज एन इन्वेस्टर। तो मार्जिन पे काफी अच्छा अपटेक देखने को मिला है, प्रॉफिटेबिलिटी पे काफी अच्छा अपटेक देखने को मिला है। बाकी अब अगर हम बिजनेस अपडेट की बात करें कि और क्या अपडेट आया इसके साथ में, तो एक इन्होंने कैपेक्स पे एक और अच्छा अपडेट दिया है। कंपनी कह रही है अभी जो उनकी करंट कैपेसिटी है फ्रैक्शनेशन वाली 40,000 की, उसको ये 30% से और एक्सपैंड करेंगे इन H2, मतलब Q3 ऑनवर्ड्स इनका एक्सपेंशन स्टार्ट हो जाएगा। तो टोटल जो वो कैपेसिटी है वो 52,000 की हो जाएगी फ्रैक्शनेशन की। ये वाली चीज पहले एक्सपेक्टेड नहीं थी, बिकॉज लास्ट जो हमारे पास अपडेट था वो यही था कि ये 3 से 5 ईयर्स के रोड मैप पे काम कर रहे हैं, जहां पे ये अभी ये डिसाइड कर रहे हैं कि किन चीजों में हमको फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करना है, किन चीजों में हमको बैकवर्ड इंटीग्रेशन करना है, जिससे हमारा ओवरऑल ग्रोथ जो है वो सस्टेनेबल हो। नॉट 60-70% का ग्रोथ, लेकिन एक अच्छा डिसेंट ग्रोथ 25-30-35% का ग्रोथ जो है वो सस्टेनेबल हो नेक्स्ट 3-5 ईयर्स के लिए। उसके लिए कंपनी अभी रोड मैप प्लान कर रही थी नेक्स्ट 3-5 ईयर्स के लिए कैपेक्स का। तो वो चीज जरूर एक्सपेक्टेड था, लेकिन जो एग्जिस्टिंग इन्होंने कैपेसिटी बढ़ा दी थी उसको और बढ़ाएंगे ऐसा कुछ कमेंट्री नहीं था। तो ये एक अच्छा सरप्राइज दिया मैनेजमेंट ने, उस कैपेसिटी को और बढ़ा रहे हैं ये 30% से। देन उसके साथ में जो इनका मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है रायपुर के अंदर, बिकरोनी, आई थिंक बिकरोनी नाम है उस जगह का, उसके साथ में इन्होंने 20 एकर्स का लैंड भी एक्वायर किया है। क्यों एक्वायर किया है? बिकॉज कंपनी वहां पे गोडाउन वगैरह बना रही है, वेयर हाउस वगैरह बना रही है, जहां पे ये सारे जो सीड्स वगैरह ये लेके आते हैं उसको वो स्टोर करेंगे। सो आई थिंक अभी ये शायद ये थर्ड पार्टी सर्विस वगैरह अवेल करते हैं या कुछ भी ऐसा चीज करते होंगे, तो एक ये वैल्यू एडिशन होगा कंपनी के लिए। और इस पे एक और अच्छी चीज क्या है कि ये सारा इन्वेस्टमेंट, सारा कैपेक्स जो है कंपनी वो इंटरनल अक्रूवल से करेगा। तो मतलब एज अ शेयर होल्डर मेरे लिए अच्छी चीज क्या है कि इक्विटी डाइल्यूट नहीं होगी,
और कंपनी ज्यादा डेट भी नहीं लेगी। इनफैक्ट कुछ कॉन कॉल पहले इन्होंने बोला था कि 2-3 इयर्स के अंदर हमारा जितना भी डेट है उसको हम पूरा क्लीन कर देंगे, मतलब डेट फ्री कंपनी बनने का टारगेट है कंपनी का। तो ये सारी चीजें अच्छी डायरेक्शन में है, इंटरनल अक्रूवल से कंपनी ग्रो करने को देख रही है, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी जो है कंपनी की वो काफी स्ट्रांग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले क्वार्टर्स में। तो ये अच्छे अपडेट्स भी आए हैं इस रिजल्ट के साथ में। अब अगर मैं अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो आई मीन टॉप लाइन की ग्रोथ में तो मैं अगेन कंजर्वेटिव ही एस्टिमेट लूंगा। पहले मेरा एक्सपेक्टेशन था 1050 करोड़ का, अब क्योंकि वो लो बेस इफेक्ट है लेकिन साथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छा ग्रोथ भी देखने को मिला है, तो फुल ईयर बेसिस पे 1100 करोड़ तक का रेवेन्यू हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यानी पहले हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 36% का टॉप लाइन, अब अराउंड 42-43% का ग्रोथ कंपनी बहुत आराम से दिखा सकती है इन FY26। मार्जिन्स कंपनी के वैसे तो इंप्रूव हुए हैं और स्कोप अभी भी है कि कंपनी के बेटा मार्जिन्स और इंप्रूव हो सकते हैं, लेकिन सेकंड हाफ में कंपनी कैपेक्स वगैरह स्टार्ट करेगी, थोड़ा बहुत लैंड एक्विजिशन भी किया है, सो वी डोंट नो कि मतलब मार्जिन थोड़ा सा नीचे आ सकता है या स्टेबल रहेगा। बट ऑन अ कंजर्वेटिव साइड मैं कंपनी के स्टेबल मार्जिन एक्सपेक्ट करके चलूंगा। 26-27% है, सो इसी रेंज में कंपनी के बेटा मार्जिन रहने चाहिए FY26 में। और पैट ग्रोथ अगर आप देखोगे कंपनी का, तो एक्चुअली में Q1 में इन्होंने 51 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया है। पहले हमारा एक्सपेक्टेशन था कि फुल ईयर बेसिस पे कंपनी अराउंड 160-165 करोड़ का पैट रिपोर्ट करेगी। तो अगर उस एस्टिमेट के बेसिस पे देखोगे तो इन्होंने लगभग 37-38% जो प्रॉफिट है उसके बेसिस पे Q1 के अंदर ही रिपोर्ट कर दिया है। बट अगेन यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव एस्टिमेट ही लूंगा। सो मैं अज्यूम करूंगा कि नेक्स्ट 3 क्वार्टर्स में कंपनी का जो YOY पैट ग्रोथ आएगा वो अराउंड 40% के आसपास आएगा। रेवेन्यू ग्रो करेगा 43% फुल ईयर, और पैट ग्रोथ जो है वो फुल ईयर में अराउंड 55 से 60% पे ग्रो करेगा। यानी पूरे साल में 180 करोड़ के आसपास का पैट कंपनी रिपोर्ट करेगी। तो 9400 करोड़ का इनका मार्केट कैप है, उसको अगर आप डिवाइड करोगे कंपनी के एक्सपेक्टेड पैट से यानी 180 करोड़ से, सो फॉरवर्ड पी इस स्टॉक का अराउंड 52-53 के आसपास आता है। तो एक ऐसा बिजनेस जो 42-43% पे ग्रो कर रहा है, अर्निंग ग्रोथ अगर हम इसका देखें तो 55 से 60% का रहेगा FY26 में एस्टिमेटेड, और फॉरवर्ड पी हमको 52 का मिल रहा है, यानी पेग रेशियो इस स्टॉक का 1 के आसपास आ रहा है। तो बिजनेस का ग्रोथ अच्छा है, टॉप लाइन का अर्निंग ग्रोथ काफी अच्छा है FY26 में आने वाले क्वार्टर्स में, ये एक्सपेक्टेड है। इस पे क्लैरिटी तो ऑफकोर्स हमको Q2 के कॉन कॉल के बाद ही मिलेगा। इस बार शायद ये कॉन कॉल करेंगे नहीं, बिकॉज अभी तक तो कोई डेट इन्होंने अनाउंस किया नहीं है, और इन जनरल भी ये आई मीन 6 मंथ्स के बाद ही कॉन कॉल वगैरह करते हैं। तो H2 में यानी H1 में Q2 के रिजल्ट के बाद में इनका कॉन कॉल होगा, तो एग्जैक्ट क्लैरिटी वहां मिलेगा। लेकिन अभी तक एक्सपेक्टेड है कि 1 का पैग रेशियो के आसपास ये स्टॉक अवेलेबल है। तो एक्चुअली में अगर आप डील देखोगे ना तो लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में अब डील ज्यादा अच्छी लग रही है, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू ग्रोथ तो बढ़ा है नो डाउट, लेकिन उससे भी अच्छा जो कॉन्फिडेंस बढ़ा है मेरा पर्सनली इस बिजनेस के साथ में, वो इनके मार्जिन में जो अपटिक आया उसकी वजह से। मैनेजमेंट ने गाइड नहीं किया था, लेकिन उसके बाद भी कंपनी के EBITDA मार्जिन और इंप्रूव हुए, प्रॉफिट में हमको ग्रोथ देखने को मिला, और अर्निंग ग्रोथ आई मीन यहाँ से कंपनी 55 से 60% पूरे फुल ईयर बेसिस पे एटलीस्ट इतना तो शो करना चाहिए। इतना शो नहीं किया तो वो डिसअपॉइंटिंग होगा एक्चुअली में। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो डील अब अच्छी लग रही है, पैग रेशियो 1 के आसपास है, और FMCG इंडस्ट्री का स्टॉक है। FMCG स्टॉक्स को हम जनरली देखते हैं कि हाई पी मिलता ही है उनके स्टेबल मॉडल की वजह से 50-60 का, तो इसका फॉरवर्ड पी तो 52 आ रहा है, और ग्रोथ में अगर हम देखें तो प्रोबेबली इंडस्ट्री में सबसे फास्ट पेस पे ग्रो करने वाला प्लेयर है। तो एक्चुअली में पी री रेटिंग भी मिल सकता है मुझे अगर ये परफॉर्मेंस सस्टेन रहती है, तो डील एक्चुअली में काफी अच्छी है। बाकी हाँ, इसका ट्रैकिंग वगैरह हमको कंटिन्यू रखना है, कैपेक्स वगैरह ऑन ट्रैक होना चाहिए, कॉन कॉल अगर होता है तो और इंसाइट मिलेगा, और क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बिजनेस के ऊपर। बट ठीक है, जब भी होगा उसको डिस्कस करेंगे। आपके जो डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।